नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम जैसे कि एसएससी एमटीएस सीजीएल सीपीओ और भी जो एग्जाम होते हैं एसएससी के अंदर जीडी इत्यादि, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस इत्यादि एग्जाम्स के लिए जो आपका एवरग्रीन 35 सीरीज चल रही है, आज हम 35 क्लास में से क्लास नंबर 26 को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 25 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस सीरीज की पीडीएफ बाय किए हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप क्लास देखने के बाद पीडीएफ से रिवीजन करके अपनी तैयारी को पुख्ता कर लिए होंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ की मजा तब है जब आप पढ़ते हैं और याद रख पाते हैं। और याद कैसे रहेगी? रिवीजन से, क्योंकि अपना क्या फोकस है भैया? नौकरी गेन करना, एग्जाम पास करना। और एग्जाम में याद रह जाए चीज तब तो बात है, तो आपको रिवीजन करनी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू एक छोटी सी फी अदा करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं, या फिर इसी व्हाट्सअप नंबर का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप पे जाएंगे, वहां से जो है बात करके कंटेंट को बाय कर लेंगे। लास्ट में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, वैसे प्रचार करने की कोई जरिया नहीं है हमारा, तो हमारी पहुंच आप तक हो नहीं पाती है, रीच हो नहीं पाती है। लेकिन जो सत्य है वही बात बोलूंगा, क्योंकि झूठ कभी ना बोला ना बोलूंगा। यहाँ पे एक चीज लिखा हूं मैं, जीके जीएस में स्कोर हेतु 100 की नहीं गई, सही कंटेंट की जरूरत है। 100 क्लास ही कर लिए, 100 तरीके का कंटेंट ही पढ़ लिया, और अगर सही नहीं है तो आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि वो पुराने गुरुकुल सिस्टम तो है नहीं कि आपके पास नॉलेज किसी भी रूप में आ गया तो फायदा ही करेगा। आजकल आपका मकसद क्या है? रोजी रोटी कमाना। रोजी रोटी इंडिया में सरकारी नौकरी की आप तैयारी करते हैं, तो भाई काम की चीज पढ़ो। भर दिन पढ़ने से कोई भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है भाई, करवा है लेकिन सत्य है। मैं मोहित गोयल को फॉलो करता आया हूँ, तो थोड़ा करवा ही बात करता हूँ, है ना। ये देखिए, ये हमारा टॉपर्स चॉइस है। ये टॉपर चॉइस है, ये जो है लेटेस्ट आपके जो एग्जाम पैटर्न है उनके अनुसार मैं पहले से ही कहीं ना कहीं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, जो हाल फिलहाल में ही समाप्त हो गए। आप इनको ले सकते हैं, कथन और जो है स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेगा, जो आपके लेटेस्ट पैटर्न पे फिट बैठता है। और ये दोनों जो भाई साहब है, ये रेलवे के एग्जाम, और साथ ही साथ मैंने कहा था कि यही दोनों कंटेंट अगर पढ़ लिया जाए तो किसी भी स्टेट के, बिहार पुलिस हो, चाहे हिमाचल प्रदेश पुलिस हो, दरोगा हो, सब निकल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल बात करते हैं, हवा में तीर नहीं। चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, व्हाट इज विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201। 3201 कल्पना और 3201 विक्रम क्या है, ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। तो ये है स्वदेशी मैक्रो प्रोसेसर। ये क्या है? ये है आपके स्वदेशी मैक्रो प्रोसेसर। ठीक है ना। अब इसको कौन इन्वेंट किया है, कैसे बनाया गया है, ये सब आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए एक करके चीजों को जो है स्टार्ट कर लीजिए। जो बच्चे कंटेंट नहीं खरीदेते हैं वो पेन कॉपी लेके बैठे तो ज्यादा फायदेमंद है ना। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 भारत में दो उन्नत स्वदेशी 32 बिट मैक्रो प्रोसेसर है। इससे पहले हम लोग 16 बिट वाले मैक्रो प्रोसेसर से काम चलाते थे, है ना। लेकिन ये जो आपका विक्रम 32 है ना, विक्रम साराभाई के नाम पे इनका नाम पड़ा है, विक्रम 3201, है ना। और ये आपके कल्पना जी के नाम पे पड़े हैं 3201, कल्पना 3201। ये दोनों स्वदेशी निर्मित माइक्रो प्रोसेसर है जो 32 बीट पे आधारित है, जिसे बनाने का काम किया है इसरो। कौन काम किया है भाई? इसरो, जो हमारा स्पेस एजेंसी है। और इनका साथ निभाया है चंडीगढ़ स्थित सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला SCL। ठीक है भाई, तो ये एक एक बात ध्यान रखना, है ना। और ये जो आपका मैक्रो प्रोसेसर है विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ये आपका प्रोग्रामिंग भाषा एडा के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसी लाइन से, यानी इसी बिंदु से, इस पार्टिकुलर पॉइंट से, इस फैक्ट से कई सारे क्वेश्चन बना के आपके एग्जामिनर दे देंगे कि भाई विक्रम और कल्पना को किसने बनाया, तो इसरो ने। अगर ऑप्शन में इसरो नहीं है या फिर इसरो के साथ कौन थे, तो आप कहेंगे सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़। ये किस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा के लिए डिजाइन किया गया है, तो आप कहेंगे एडा। ठीक है, और ये किस अभियान के तहत निर्मित है या निर्माण किए गए हैं, तो आप कहेंगे मेक इन इंडिया कार्यक्रम। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना इतनी बात। मेक इन इंडिया अभियान भारत सरकार द्वारा सितंबर 2014 में चलाया गया था,
है ना, इसकी क्या लक्ष्य है कि भाई अपनी जो है ना घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। सिंपल सी बात है, नाम से स्पष्ट है, योजना मेक इन इंडिया, मतलब इंडिया में बनाओ, इंडिया को बनाओ, इंडिया में बनाओ, माफ कीजिए। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये जो मैंने प्रश्न बताया और फैक्ट बताया, ये बिल्कुल करेंट अफेयर के है। अगर थोड़ा सा हम पास्ट में झांके तो ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से आपके एग्जाम में आते हैं। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हो आईएनएस विक्रांत। क्या कहते हो भैया? आईएनएस विक्रांत कहते हो। ये भारत का है ना पहला विमान वाहक जो स्वदेश निर्मित है पोत है ना, जिसे किसने बनाया था? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इनके अलावा पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो पहला भारतीय उपग्रह महान गणितज्ञ खगोलज्ञ आर्यभट्ट के नाम पे, गणितज्ञ माफ कीजिए, आर्यभट्ट के नाम पे 29 अप्रैल 1975 को इसे प्रक्षेपित किया गया था और ये भारत का पहला उपग्रह था। इनका जो है मालिक कौन थे? तो इसरो, यानी इनको कौन बनाया था भैया? इसरो, है ना, इसरो बनाए थे, इसरो के द्वारा बनाया गया था। इसरो की स्थापना पहले ही बता चुके हैं 1969 में होती है और 4th पंचवर्षीय योजना में होता है। ये थोड़ा पतला हो रहा है क्या, है ना, और 4th पंचवर्षीय योजना में होते हैं। कौन से पंचवर्षीय योजना में होते हैं? 4th पंचवर्षीय योजना में होता है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे इसरो का। ठीक है भाई, इनके अलावा है ना ये रूसी उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कोसमोस 3 से लॉन्च किया गया था। जो रॉकेट इस्तेमाल हुआ था आपके आर्यभट्ट को लॉन्च करने के लिए, ये रूसी जो है आपके स्पेसक्राफ्ट थे जिनका नाम कॉस्मोस 3 था। ठीक है भाई, इनके अलावा भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन है? तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। एसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? सैटेलाइट, इसी में पी जोड़ देंगे तो पोलर सैटेलाइट हो जाएगा, पीएसएलवी, है ना। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी 3 जो है ये भारत का पहला प्रक्षेपण यान था, यानी रॉकेट था। इसके जरिए प्रक्षेपित किए जाने वाली पहला उपग्रह जो है रोहिणी उपग्रह था। ये ध्यान रखेंगे, बातों को समझेंगे। मैंने कहा कि आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, लेकिन आर्यभट्ट को प्रक्षेपित कहां से किया गया था? विदेशी धरती से। कौन से यान से? कोसमोस 3 से, है ना, कोसमोस 3। और ये कोसमोस 3 के मालिक कौन है? रूस के स्पेस एजेंसी। ठीक है भाई, लेकिन जो हमारे घरेलू निर्मित जो वाहन है, प्रक्षेपण यान है, उनके द्वारा प्रक्षेपित किया गया पहला उपग्रह कौन सा होता भैया? रोहिणी। और हमारा पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? एसएलवी 3, यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। ठीक है मेरे भाई, भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ? ये पूछा जाता है। तो आप कहेंगे 1974 में हुआ था। कहां से हुआ था? पोखरण से। और ये पोखरण कहां पे है? आरजे, राजस्थान के अंदर है। ठीक है भाई, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण भी राजस्थान के पोखरण से ही हुआ था, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पोखरण सेकेंड भी कहते हैं, या फिर ऑपरेशनल टर्म में इसे ऑपरेशन शक्ति नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपके फर्स्ट परमाणु परीक्षण इंडियन लेवल पे तो 1974 और सेकेंड पूछे तो 1998, दोनों का स्थान है पोखरण। दूसरे का नाम ऑपरेशन शक्ति या पोखरण सेकेंड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस एप्लीकेशन, है ना, था। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछे कि भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉयड है ये कौन बनाया था, तो आप कहेंगे आईआईटी मद्रास। नाम क्या था? तो भारोस एप्लीकेशन। ठीक है भाई, भारत का पहला है ना स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। क्या नाम था भाई? अप्सरा, है ना, अप्सरा, इंद्र के दरबार में रहने वाली अप्सरा, उसी पे नाम है भाई, ऐसा ही नाम है। पहली स्वदेशी मिसाइल पृथ्वी, पृथ्वी के कई वर्जन है, पृथ्वी 5 तक है ना पृथ्वी के। और पृथ्वी कैसा मिसाइल है? लैंड टू लैंड, है ना, लैंड टू लैंड, ये जमीन से जमीन में मार करने वाली मिसाइल है, इन्हें ध्यान रखेंगे। पहला स्वदेशी युद्धक टैंक का नाम क्या है भाई? अर्जुन। और ये अर्जुन को बनाने का काम कौन किया था? डीआरडीओ। कौन किया था? डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है ना, डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को होता है, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें हमारी एक मेहनत के लिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कंटेंट हमारा वही बच्चा खरीदे जो वास्तव में सत्य बोलता हो, ईमानदार हो, क्योंकि उन फर्जी बच्चों के लिए मैं नहीं हूं जो मेरा कंटेंट लेगा और इनका दुरुपयोग करके पूरा सर्कुलेट कर देगा। ठीक है, मैं जैसा हूं वैसा कम से कम
जो है मैं आपको बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। सिर्फ पढ़ाई के लेवल पे नहीं, आम लेवल पर भी। तो वही बच्चा ले जो कंटेंट खुद से पढ़ने के लिए ले, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं इसका कोई फी नहीं ले रहा हूं। अरे 60-70 रुपए में कंटेंट पढ़ा रहा हूं, है ना, इसको कोई फी थोड़ी बोलते हैं। आप नोटबुक लेके लिखने बैठोगे 5 नोटबुक लग जाएगी, ठीक है मेरे भाई, 5 में होगा भी नहीं, एक क्लास में हमको लगता है आधा नोटबुक भर जाएगा, ठीक है। तो 60-70 रुपया नोटबुक के कॉस्ट में कंटेंट देता हूं और आप एक लेते हैं और पूरे सर्कुलेट कर देंगे, तो ये हमारी मेहनत की फजीहत है और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे बच्चे मेरे संपर्क में रहे और पढ़े भी, क्योंकि जो बड़ों का आदर नहीं करना जानते वो तो भी क्या ही कर सकता है, ठीक है। हाउ मेनी स्पोर्ट्स विल बी included in the medal event of the Olympics for the first time in the Summer Olympics 2028। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में कितने खेल को पहली बार मेडल इवेंट में शामिल किया जाएगा? जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 अगले साल नहीं, उससे अगले साल नहीं, उससे अगले साल 2028 में होने जा रही है। तो इसमें 2 ऐसे खेल हैं जिनको पहली बार ओलंपिक में दर्शन कराए जाएंगे। 2 ही खेल है मात्र। वैसे इस बार आपको 5 नए खेल देखने को मिलेंगे, लेकिन कैसे इसका आंसर 2 होता है ये मैं बात इस पॉइंट के माध्यम से करूंगा। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में पहली बार फ्लैग फुटबॉल जो है ये आपके अमेरिका इत्यादि में काफी पॉपुलर है। इस बार ओलंपिक का हिस्सा रहेगा मेडल इवेंट में, ठीक है। पुरुष और महिला दोनों वर्ग में, और स्क्वैश आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों खेल को पहली बार एंट्री मिलेगी ओलंपिक के अंदर, ठीक है भाई। अन्य 3 खेल लेक्रोस, क्रिकेट और सॉफ्टबॉल, या फिर इसे बेसबॉल भी बोलेंगे, है ना। तो बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल दोनों एक ही साथ लिखा जाता है, तो मैं आधा ही लिखा हूं, है ना। तो ये तीनों खेल भी आपके जो है शामिल होंगे। लेकिन यहां पर आंसर कैसे सर आपने 2 ही लगा दिया, वैसे तो आप 5 बता रहे हो। तो ऐसा है बेटा कि ये क्रिकेट, ये लेक्रोस और ये सॉफ्टबॉल, है ना, पहले भी ओलंपिक का हिस्सा रह चुका है, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया या ओलंपिक खेल से हटा दिया गया था। इसकी पुनः घर वापसी हो रही है। इसका मतलब ये पहली बार ओलंपिक में नहीं आ रही है ना। इसका जो है ना, झगड़ा हो गया था, मांडवली हो गई है, लौट रहे हैं ये, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 2 हुआ। लेकिन स्क्वैश और फ्लैग फुटबॉल जो है ये पहली बार आ रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, है ना, में पहली बार कौन से खेल को शामिल किया गया था? इसे भी जो है VVI अभी तक मानेंगे जब तक अगला ओलंपिक नहीं हो जाता है, ठीक है भाई। तो इसमें कहेंगे आप ब्रेक डांसिंग खेल को जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल इवेंट में जगह दिया गया था। पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में भारत को कुल 6 पदक मिला था, जो 5+1 के रेशियो में है ना। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो 015 लिखना पड़ेगा। इट मींस गोल्ड हमारे पास 0 आया था, है ना, रजत 1 आया था नीरज चोपड़ा के द्वारा, और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे हमारे भारतीयों ने, ठीक है। जो आपका इसमें एक रिकॉर्ड बना वो मनु भाकर के नाम बना था कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला तो बनी मनु भाकर, ठीक है भाई। इनके अलावा ओलंपिक के इतिहास से मैं सभी कुछ बता रखा हूं, इसीलिए यहां पे रिपीट नहीं करता। देखिए ओलंपिक की शुरुआत थोड़ा सा मौखिक रूप से बता देता हूं। 1896 में मॉडर्न ओलंपिक का जन्म होता है। वैसे पहले ओलंपिक जो है 776 BC में स्टार्ट किया गया था, बाद में इसे क्लोज कर दिया गया। लेकिन जैसा आज हम ओलंपिक को जानते हैं, ये पियरे डी कुबर्टीन के प्रयास से जो है ना, ये आपका 1896 में स्टार्ट किया गया था। और भारत जो है सेकेंड ओलंपिक अर्थात 1900 के पेरिस ओलंपिक से भाग लेना स्टार्ट किए थे, है ना। पेरिस ओलंपिक में कोई भारतीय स्क्वाड भाग नहीं लिए थे। व्यक्तिगत रूप से नॉर्मन प्रिजार्ड नाम का एक व्यक्ति जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, और नॉर्मन प्रिजार्ड ने इस पहले ही ओलंपिक में अकेला दम पे 2 रजत पदक भारत को दिलाए थे। ओलंपिक की मेन गाथा स्टार्ट होती है 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से, जहां भारत पहली बार गोल्ड मेडल जीतने का स्वाद चखा था हॉकी खेल के अंदर, है ना। और इस हॉकी टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा ये जो गोल्ड मेडल हमने हॉकी में जीता, ये लगातार हम जो है गोल्ड मेडल जीतते रहे। आखिरी गोल्ड मेडल हॉकी के अंदर 1980 में जीता गया था भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा। अब तक हमने 8 गोल्ड मेडल
हॉकी में जीते हैं। और टोटल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के पास मात्र 10 गोल्ड मेडल है, जिसमें 8 तो आपके आ गए हॉकी के अंदर, एक आ गए व्यक्तिगत रूप से अभिनव बिंद्रा के द्वारा और दूसरा आ गए नीरज चोपड़ा के द्वारा। अभिनव बिंद्रा 2008 में जीते थे बीजिंग ओलंपिक में, नीरज चोपड़ा 2020 वाली ओलंपिक जो 2021 में हुई थी टोक्यो में, वहां पर जीते थे। इसके अलावा मैंने अभी कहा कि भाई व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक पदक जीतने वाले, है ना, व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी आजादी के बाद केडी जाधव होते हैं। कौन होते हैं? केडी जाधव। ये 1952 में हेलेंसिकी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके भारत के खाते में आफ्टर आजादी कोई पदक जीतता है व्यक्तिगत रूप से। जैसा कि शुरू में ही कहा कि भाई आजादी के पहले 1900 में ही नॉर्मन प्रिजार्ड ने व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने का काम किया, लेकिन आजादी के बाद भैया केडी जाधव साहब। इनके अलावा व्यक्तिगत रूप से रजत पदक जीतने का रिकॉर्ड 2004 में मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नाम है ना, जिन्होंने शूटिंग में, है ना, रजत पदक जीते थे व्यक्तिगत रूप से। और व्यक्तिगत गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड जो है 2008 में, है ना, अभिनव बिंद्रा साहब के द्वारा जीता गया था बीजिंग ओलंपिक में। कहां हुआ था ये? बीजिंग ओलंपिक में हुआ था। ठीक है भाई। और अभिनव बिंद्रा साहब का एक किताब है जो काफी पॉपुलर है, ए शॉट एट हिस्ट्री, है ना, ए शॉट एट हिस्ट्री जो है ये अभिनव बिंद्रा जी के किताब है, इन्हें ध्यान रखेंगे, है ना। अब बात आती है ओलंपिक में पहली भारतीय महिला पदक जीतने वाली, तो कर्णव मल्लेश्वरी, है ना, कर्णव मल्लेश्वरी। किन्हीं व्यक्ति का नाम लिखने में मेरे से गलती हो सकता, चूंकि मैं व्याकरण का टीचर नहीं हूं, है ना, मैं आपको जो है व्याकरण वाली ज्ञान नहीं देता हूं, आप देख लेना। थोड़ा बहुत हर्षी दुर्गी में कभी गलत हो जाए तो माइंड मत करना, टीचर को नहीं आता, अरे सब आती है और नहीं भी आती है तो सीखेंगे, है ना, तो आपको उस पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, कभी गलती हो सकती है किसी के नाम लिखने में, जैसे यहां पर मैं नॉर्मन प्रिजार्ड लिखा, हो सकता है वहां पे जेड लिखता हो प्रिजार्ड में, मैंने जे लिखा, है ना, इसीलिए बहुत ग्राउंड टू अर्थ आदमी हूं, इसीलिए सब बात कर लेता हूं, नहीं तो नहीं कर पाते। ठीक है। इनके अलावा भैया ये कर्णव मल्लेश्वरी, इन्होंने जो है सिडनी ओलंपिक 2000 में जो है भारत के लिए पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी थी। ठीक है, तो ये कुछ एक रिकॉर्ड है आपके सामने भारत के दृष्टिकोण से। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, है ना, ये पॉइंट को तो हमने नहीं बताया ना। अब देखिए शीतकालीन ओलंपिक 2026, ओलंपिक के कई फॉर्मेट होते हैं दादा, शीतकालीन होते हैं, ग्रीष्मकालीन होते हैं, शीतकालीन पैरा होते हैं, ग्रीष्मकालीन पैरा होते हैं, शीतकालीन युवा ओलंपिक होते हैं, ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक होते हैं। ठीक है भाई, तो ओलंपिक के कई फॉर्मेट है। अब हम शीतकालीन ओलंपिक 2026 को देखेंगे जो मिलानो कार्टिना में होने वाली है। इस ओलंपिक में पहली बार स्की माउंटेनिंग को, यहां पे एक चीज मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं तब आपको साफ दिखेगी। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ओलंपिक में पहली बार या फिर किसी भी इवेंट में पहली बार जो खेल को शामिल किया जाता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिहाज से, है ना। आशा करते हैं कि जितना चीज बताया हूं आपने नोट कर लिया होगा, रोक करके मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, यहां पे देखिए ये जो है आपके शीतकालीन ओलंपिक ये 2026 में होंगे, है ना, ये आपके मिलानो कार्टिना में होने वाली है। और यहाँ पे पहली बार स्की माउंटेनिंग नाम का जो खेल है इनको शामिल किया जाएगा, तो इन्हें भी ध्यान रख लेना चूंकि अभी होने वाली है। आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहां होगी। ठीक है भाई, और इसमें ये पहली बार इस खेल को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 1924 में इसकी शुरुआत होती है। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब होती है? 1924 ईस्वी में फ्रांस से होती है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, फ्रांस यहां पे लिखा है। ठीक है, तो फ्रांस से होती है 2024 में, इनको ध्यान रखना है। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का चौथा संस्करण। अब यहां पे देखिए मैंने अभी कहा कि ओलंपिक कई प्रकार के होते हैं, अब ये शीतकालीन युवा ओलंपिक है, यूथ वाला ओलंपिक है। ठीक है, इसका चौथा संस्करण कोरिया गणराज्य गैंगवान प्रांत में आयोजित किया गया है अभी हाल में। ठीक है भाई, तो इन्हें भी ध्यान रखें। इसके अलावा यहां पे नोट करके मैं एक चीज लिखा हूं कि यूथ ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण ग्रीष्मकालीन तौर पे, क्योंकि यूथ में भी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों होता है, जो ओलंपिक का यूथ वर्जन है ना उनमें भी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों होता है। तो जो यूथ ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण जो ग्रीष्मकालीन प्रकार का था, ये सिंगापुर में 2010 में आयोजित करवाया गया था। ठीक है भाई, और पहला शीतकालीन संस्करण इंसब्रुक ऑस्ट्रेलिया में जनवरी 2012 में शुरुआत कराया गया था। ठीक है भाई, तो काफी लेटेस्ट है इनकी शुरुआती, है ना। इनके अलावा 23वां संस्करण राष्ट्रमंडल खेल पे हम आते हैं।
23वां संस्करण राष्ट्रमंडल खेल का, जो 2026 में ग्लासगो में होगी। देखिए ये विवादित है और इस पे काफी बात उठा है, तो इसीलिए ये आपके लिए वीवीआई रहेगा, डायरेक्ट ही हिट कर सकता है कि भाई राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होगा, या कथन के रूप में पूछेगा तो कैसा पूछेगा, मैं यही बात करता हूं। ठीक है, अब इस राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो होगी, इसमें मात्र 10 खेल को शामिल किए जाने की बात हो रही है। ठीक है भाई, वर्ष 2030 का राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम भारत के अहमदाबाद में कराए जाएंगे, तो ये भी एक वीवीआई पॉइंट है, भारतीय शहर में कराई जाएगी। अब इस पॉइंट से कैसा क्वेश्चन आपके लिए एग्जामिनर एडुकेटिव वाला परोस सकते हैं कि भाई 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाला था, ये पहले किस देश में कराए जाने की निर्णय लिया गया था। 2026 में 2022 के तुलना में खेलों की संख्या कम करके रखी गई है ना। कौन से भारतीय शहर को ना आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जो है मेजबानी सौंपा गया है, ये कुछ एक बात है। राष्ट्रमंडल खेल को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसे हम ब्रिटिश एम्पायर में ही होगा, ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जानते थे, और इसकी शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा से हुआ था, है ना। तो ये कुछ बात अपन ध्यान रखेंगे, तो इस पॉइंट को आप समझ गए। अब ये क्या बात हुई, जैसा कि मैंने अभी कहा कि भाई एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 को पहले कहां कराए जाने की बात कही थी, तो पहले इस संस्करण को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में कराए जाना था, लेकिन लो बजट के कारण या फिर हैवी खर्चा के कारण यहां पे ऑस्ट्रेलिया जो है पीछे हट जाते हैं, और फिर आपको मेजबानी जो है ग्लासगो को मिल जाता है, इसीलिए यह चर्चा में रहा, है ना। और यह ग्लासगो लो बजट में ही इसे ऑर्गेनाइज करवाएगा, इसीलिए ज्यादा इवेंट को स्किप करते हुए मात्र 10 खेल को इसमें शामिल किए करेंगे। ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे नोट करके एक चीज और लिखा है ना, हमारे क्लास में नोट का मतलब आपको गलती कराने से बचाना एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई, नोट, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में हटाए गए कुछ खेल जैसे बैडमिंटन है, क्रिकेट है, हॉकी है, स्क्वैश है ना, टेबल टेनिस है, कुश्ती है ना। कुश्ती हट गया तो समझ लो इंडिया के काफी मेडल स्किप हो गए, है ना। कुश्ती, स्क्वैश, इस सब में काफी मेडल मिलते हैं इंडिया को, और ये खेल जो 2026 में राष्ट्रमंडल खेल होगा वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है और सही स्टेटमेंट तक को फाइंड करना है। पहला स्टेटमेंट है, किबुथु गांव अरुणाचल प्रदेश में भारत सरकार ने अप्रैल 2023 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम नामक योजना की शुरू की थी। भाई एकदम सही है, पहले भी बता चुका हूं यू, अब क्यों बताने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि आजकल भी ये ट्रेंड में रहेगा, क्योंकि इनसे ही संबंधित और भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, आपके करंट में चल रहे हैं, तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, किबुथु गांव अरुणाचल प्रदेश में है, जो इंडिया का सबसे, है ना, सबसे ईस्टर्न पार्ट माना जाता है, सबसे ईस्टर्न पार्ट माना जाता है। तो यहां से जो है 2023 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम नामक एक स्कीम चलाई गई, है ना। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि किबुथु गांव अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी सीमा है, जो बात मैंने अभी बताया ये स्टेटमेंट के तौर पे ही मैंने यहाँ पे रखा है, तो ये भी अपने आप में सही होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा स्टेटमेंट है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के तहत कुल 4 राज्यों के 19 जिला को कवर किया जाएगा, ये आपके गलत है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपके जो है सही हो जा रहे हैं, और तीसरा स्टेटमेंट में अगर यहाँ पे आपने 29 कर दिया तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये क्यों गलत है दादा, नंबर गलत लिखा है, 29 के जगह पे हमने 19 लिख दिया है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है, जो अरावली के बफर, मतलब अरावली के आसपास जो बफर क्षेत्र है उसको हरियाली लाना था, और वर्तमान में आपको पता ही होगा कि अरावली को जो है माइनिंग वाला ऑर्डर जो है पारित हो चुकी है, और इनके जो जजमेंट दिए गए हैं वो काफी जो है हट के है। जैसा कि आपने भी सुना होगा कि ये जजमेंट में कहा गया है कि जिस भी पहाड़ी की हाइट 100 मीटर से अधिक होगा उसे ही अरावली का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, और अगर दो पहाड़ी के बीच 500 मीटर से अधिक दूरी है तो उसे अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इस आधार पे जो है वहां पे आगे की क्रियाकलाप होगी। तो ये जजमेंट तो मेरे हिसाब से जो नहीं लग रहा है ठीक ठाक। ठीक है, बाद में क्या अपना है। तो यहाँ पे
अरावली ग्रीन वाल परियोजना के तहत कुल चार राज्यों में, आप सभी को पता है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में अरावली की फैलाव है, तो इन्हीं 4 राज्यों के अंतर्गत 29 जिलाओं को जो है इस स्कीम के तहत सुशोभित किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 19 लिखा है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत है। तो ऊपर का 2 स्टेटमेंट सही है, नीचे का एक स्टेटमेंट गलत है। किबुथु गांव अरुणाचल प्रदेश में भारत सरकार ने अप्रैल 2023 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP, ठीक है भाई, VVP की शुरुआत करी थी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा लाया गया था यह प्रोग्राम, है ना। इसका उद्देश्य था कि भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित सीमावर्ती गांव में बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और आजीविका के अवसर को सृजन करना। उत्तरी सीमा म्हणजे जो चीन के सीमा से सटे हुए भारतीय राज्य है, जैसे चीन, आपका अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख इत्यादि जो क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश वगैरह, तो वहां पे ये स्कीम काम करता था। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, अब यहां पे मैंने किबुथु बताया, तो मेरा काम बनता है कि मैं चारों जो है दिशा की बात कर लूं। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कॉल है, ये कहां पे रहेगा? जम्मू में रहेगा। दक्षिणी बिंदु कहां पे रहेगा? मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कहेंगे तो कन्याकुमारी तमिलनाडु होगा, और वैसे दक्षिणी भूमि कहेंगे तो आपका इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में होगा। पूर्वी बिंदु आपके किबुथु हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और पश्चिमी बिंदु जो है आपके गोहार मोती या गोहार मोथी, ये आपके गुजरात के अंदर है, ठीक है भाई। सिंधु सभ्यता का भी पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बिंदु जरूर याद रख लेना, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता के पूर्वी अली नगर, है ना। इसके अलावा उत्तरी है मांडा, दक्षिणी है दैमाबाद और पश्चिमी है सुरकोतदा, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। अली, हाँ ठीक है भाई, अली, ठीक है भाई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में है अरावली ग्रीन वाल परियोजना की शुरुआत 2023 में किया गया था, है ना। अरावली ग्रीन वाल, हाँ ठीक है, अरावली ग्रीन वाल परियोजना की शुरुआत भी 2023 में किया गया था। यह हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, जैसा कि जहां पर अरावली की फैलाव है वही स्टेट है, तो इसे अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। राज्यों को शामिल करते हुए अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट बफर बनाने की योजना है। यह योजना अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वाल परियोजना से प्रेरित है, ठीक है भाई। पल में कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं। देखिए यहाँ पे अरावली को सुशोभित करने के लिए परियोजना है, लेकिन 2025 में अरावली में माइनिंग का ऑर्डर, ठीक है मेरे भाई, है ना। इनके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप बताओ, है ना। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना आप सभी को पता होगा, जिसे दामोदर नदी घाटी परियोजना कहा जाता है ना, जो पश्चिम बंगाल में है। 1948 में लाया गया था आफ्टर आजादी, है ना। तो यह योजना किस परियोजना से प्रेरित था? मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जो प्रेरित था वो यूएसए का परियोजना है। आप लोग को अगर ध्यान हो तो कमेंट जरूर करें, है ना। इनके अलावा अरावली ग्रीन वाल परियोजना के पहले चरण में 75 जल निकायों को, जो जलराशि वाला अच्छा जगह है, पौंड वगैरह, लेक वगैरह जल निकाय है, उनका क्रियाकलाप किया जाएगा। यहाँ पे पौंड लेक से ज्यादा जो, हाँ लेक सही है, ठीक है, तालाब वगैरह कह सकते। इसके तहत 29 जिलों में बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करने और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए कार्य किया जाएगा। इन जिलों में 1000 नर्सरी भी विकसित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आंकड़ा है इसे जरूर याद रखिए, एग्जामिनर बहुत पसंद करते हैं ऐसे आंकड़ों को, ठीक है मेरे भाई, है ना। इनके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरावली ग्रीन वाल परियोजना को ही आगे बढ़ाते हुए इसी के तहत एक पेड़ मां के नाम वाली स्कीम या पहल को शुरू किया था, है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है, लेकिन यह वर्तमान में बलित रूप में मौजूद नहीं है। हिमालय इस पर्वत के सामने पोता क्या परपोता हो जाएगा। हिमालय बहुत न्यू बलुत पर्वत का उदाहरण है, बहुत नवीन जो है इस पर्वत के सामने। तो अरावली जब था आज से मतलब बहुत साल पहले, लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले, 2.5 से 3 अरब वर्ष पहले कह सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कोई नहीं बताएगा, है ना। और इसे दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज भी माना जाता है ना। सबसे ओल्डेस्ट जो है माउंटेन रेंज माना जाता है आपके अरावली को, है ना, जो आपके लगभग 2.5 से 3 अरब वर्ष पूर्व की मानी जाती है। तो जब यह उत्पन्न हुए होंगे उस समय यह बलित रूप में होगा, फोल्डेड माउंटेन के रूप में होगा। वर्तमान में ये फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण नहीं रहे, ठीक है। तो अरावली से देखिए चर्चा का विषय है, तो कई फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है। एक तो आपके सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज हो जाएगा, पहले शुरुआती अवस्था में कैसा रहा होगा, बलित पर्वत का उदाहरण होगा। इसकी
इसकी फैलाव 4 राज्यों में है, जो आपके राजस्थान से गुजरात तक है, रास्ते में दिल्ली और हरियाणा भी आ जाएंगे, है ना। इसके अलावा इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 800 किलोमीटर से अधिक है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में लगभग 2.5 से 3 अरब वर्ष पूर्व में मानी जाती है, ठीक है भाई। इनके अलावा अगर सबसे बड़ी बात आपसे पूछा जाए कि वे अरावली में चट्टानों की बनावट बहुधा किस प्रकार देखे जाते हैं, तो आप कहेंगे अरावली की जो बनावट है ये आग्नेयी चट्टान और अवसादी चट्टानों की जो है आपको देखने को मिलेगा। ये सब क्या होता है मैंने अच्छे से पढ़ा चुका है। चट्टानों का जो आपका परिवर्तन होता है, कैसे आग्नेय से जो है टूटेगा, फिर क्या बनेगा, कैसे रूपांतरित अवसादी बनेगा और फिर आग्नेय बनेगा। ये एक साइकिल को दर्शा दिया था मैंने इस टॉपर्स चॉइस वाली सीरीज में, तो आप कर लेना, है ना। जैसे क्वार्ट्ज, संगमरमर इत्यादि, हाँ, और ग्रेनाइट से बनी है, ठीक है भाई। सरिस्का और रंथबोर जो अभयारण्य है ये आपके अरावली रेंज में ही आता है। इट मीन सरिस्का और जो रंथबोर है ये अभयारण्य, ये कहां पे मिलेगा आपको, राजस्थान के अंदर ही मिलेगा। अरावली रेंज पर्वत में अरावली पर्वत रेंज वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज से 3 अरब वर्ष पहले जो है ये बलित पर्वत का उदाहरण था, लेकिन वर्तमान समय में ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है भाई। अरावली पर्वत रेंज की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी हाइट जो है 1722 मीटर है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना, 1722 मीटर है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अरावली रेंज से निकलने वाली नदियों में लूनी नदी कहां जाके विलुप्त होती है, तो कच्छ केरन, जो एक दलदल वाली जगह है, कच्छ केरन, ये कहां पे है, ये गुजरात के अंदर है, तो वहां पे जाके ये विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। बनास नदी ये राजस्थान की जो है सबसे पॉपुलर नदी में से है, और साबरमती नदी जो है ये भी अरावली रेंज से ही निकलती है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में कब पेश किया गया था। वक्फ संशोधन विधेयक, आप सभी को पता है ये वक्फ संशोधन विधेयक क्या है ना। तो अगस्त 2024 में इसे लोकसभा में पेश किया गया था, है ना। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है। इस पॉइंट को VVI कर लेना और अपनी किसी अच्छे डायरी में जरूर लिख लेना। आपसे पूछा जाता है कि भाई वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश कर दिया गया, राज्यसभा में पेश कर दिया, अब अधिनियम तैयार करके कानून भी बना दिए गए। निम्नलिखित में से किस मूल संशोधन को यह संशोधित किया है, तब क्या आंसर मारोगे, तो उस समय आप आंसर मारना कि भाई वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए यह अधिनियम लाया गया था, ठीक है भाई। अब देखिए, जब वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा के अंदर आया था, उसी दिन एक और विधेयक को जो है पेश किया गया था, जिसका नाम है मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024, ठीक है। ये भी लाया गया था और वक्फ संशोधन विधेयक दोनों लाया गया था, एक ही दिन लाया गया था, ठीक है। इसके अलावा मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करना। तो अगर आपके वक्फ संशोधन विधेयक 2024 किसका संशोधन करता है, तो आप कहेंगे वक्फ अधिनियम 1995 को। अब मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 किसका संशोधन करने के लिए लाया गया था, तो आप कहेंगे मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को, ठीक है। दोनों गांठ बांध लो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को 2 अप्रैल 2025 को लगभग 12 घंटे की बहस के बाद जो है इसे पारित कर दिया गया था। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वक्फ संशोधन विधेयक में, है ना, जो है पक्ष में कितने मत और विपक्ष में कितने मत, क्योंकि आजकल मैंने जैसा कि कहा कि भाई दुनिया टेक्निकल हो गया, आंकड़ा बहुत खोजता है। तो 288 सदस्य जो है पक्ष में मत किया था और 232 सांसद ने जो है विपरीत मत किए थे। तो यहां पे जो है पक्ष में मत देने वाले की संख्या ज्यादा है, इसीलिए 2 अप्रैल 2025 को इसे लोकसभा से पारित कर दिया गया। फिर क्या होता है ना, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 4 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। राज्यसभा में जो मत पड़े 128 सदस्य पक्ष में थे और 95 सदस्य जो है विरोध में थे। तो यहां राज्यसभा में भी पारित हो गया। तो 2 अप्रैल को लोकसभा में, 4 अप्रैल को जो है राज्यसभा में जो है वक्फ संशोधन विधेयक आपके जो है पास होते हैं, ठीक है। और उसी से अगले दिन
5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है। आप सभी को पता है कि कोई भी अधिनियम को कानून बनने के लिए, है ना, जो है सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है। तो ये दोनों सदन से अब पास आउट होके निकल गए हैं। अब राष्ट्रपति साहिबा इन पे 5 अप्रैल 2025 को अपनी मंजूरी प्रदान की और ये 8 अप्रैल 2025 से अधिनियमित होकर लागू भी हो गया, यानी ये अब कानून बन गए। ठीक है मेरे भाई। अगर आपसे पूछे कि ये वक्फ संशोधन विधेयक मंत्रालय की किस मंत्री के द्वारा पेश किया गया था, तो आप कहेंगे अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है मेरे भाई। जून 2025 में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा उम्मीद एप्लीकेशन आया है। एक उम्मीद एप्लीकेशन, जो बच्चे रेलवे में जॉब करते हैं, जैसा कि मैं खुद जॉब करता हूं, तो एक उम्मीद एप्लीकेशन रेलवे में जो है आपके चिकित्सीय लाभ के लिए रेलवे ने भी बनाया है ना। इसमें जो है आपको चिकित्सा लाभ देता है ना। अगर आपके उम्मीद कार्ड बने हैं तभी आप रेलवे अस्पताल में जो है इलाज करा सकते हैं। वर्तमान में ऐसा नियम है, लेकिन मैं यहाँ रेलवे की बात नहीं करने आया। यहाँ पे जो ये उम्मीद है, उम्मीद ये भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। और जो है उम्मीद एप्लीकेशन रेलवे के अंदर भी है, जिससे कार्ड का निर्माण होता है ना, मेडिकल कार्ड। ठीक है। तो ये उम्मीद एप्लीकेशन लॉन्च किया है कौन, है ना, किरेन रिजिजू, जो वक्फ संशोधन कानून के तहत जो उनकी प्रॉपर्टी है उनके पंजीकरण हेतु एक पोर्टल होगा। ठीक है मेरे भाई। तो ये भी ध्यान रखना, उम्मीद एप्लीकेशन, है ना। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में दिए गए कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का पता लगाइए। इस सीरीज में हमारा टारगेट है 90% तक क्वेश्चन आपके जो है स्टेटमेंट के रूप में कराना, क्योंकि जो टीसीएस पैटर्न हमने पढ़ाया है वहां से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन तो निकल जाएंगे, लेकिन जो ये वाली है आज वर्तमान एग्जाम वेंडर है, वो ज्यादा क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट के रूप में पसंद करते हैं। तो हमने भी इसी रूप में जो है परोसते हैं आपको, ताकि आपका जो है एग्जाम बेहतर हो। ठीक है मेरे भाई। यहां पे पहला प्रश्न है ना, सॉरी पहला स्टेटमेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट घटा देने से बाजार में मुद्रा की तरलता बढ़ जाती है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट घटा देते हैं तो क्या बाजार में मुद्रा की तरलता बढ़ जाती है, बाद में बात करेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है, पूंजीगत वस्तुएं समान अवस्था में मजबूत और टिकाऊ होते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात करी आपने, ये बहुत ही अच्छी बात है, सही बात है भाई। ये कैसे होता है ये बताता हूं। पहला स्टेटमेंट क्या भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेपो रेट घटा देने पर, रेपो रेट घटा दिया है, रेपो रेट घटा दिया है, बैंक को ज्यादा लोन मिल रहा है, तरलता बढ़ जाएगा जी, तरलता बढ़ जाएगा। रेपो रेट घटा दिया है, बैंक दर घट गई, लोन ज्यादा मिल जाएंगे। तो भैया यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे ये सिर्फ शब्द काट दो, है ना, ये दोनों सही लिख दो, दोनों सही है, सही करके दूंगा, दोनों सही है, दोनों सही है भाई। रेपो रेट घट गई, बैंक को जो है लोन मिलना आसान हो जाएगा, और बैंक को जब आसान बिना परेशानी की लोन मिलेगी तो जनता को भी लोन जो है कम रेट पे मिलेगा, है ना। और इस प्रकार से बाजार में जो मुद्रा का फ्लो है ना, जो मुद्रा की आपूर्ति है, जो लिक्विडिटी है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों के दोनों आंसर स्टेटमेंट जो है सही लगाना मेरे भाई, है ना। पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुओं को पहले व्याख्या कर दूं क्या होता है। मान लीजिए आज आपने एक कोचिंग सेंटर चलाने की जो है मतलब विचार की है। तो कोचिंग सेंटर चलाने के लिए आपने एक घर लिया होगा, भाड़े से ही, सही है ना, एक भाड़े से ही घर लिया होगा। कुछ यहाँ पे बेंच वगैरह लगा दिए होंगे, एक डिजिटल बोर्ड लगा दिए होंगे 8-10 लाख रुपए की, है ना। तो भैया जो यहाँ पे है एक प्रोजेक्टर भी लगा दिए होंगे, है ना, जैसे कि पटना में चलती है, ठीक है। तो ये सभी के सभी वस्तु कैसा है, घर कैसा होता है, कल टूट जाता है जी, नहीं, टिकाऊ होते हैं, है ना, टिकाऊ होते हैं। और अपेक्षाकृत ये सभी के सभी वस्तु कैसा है, महंगी है। ये सभी के सभी वस्तु कैसा है दादा, महंगी है। तो जो इससे मतलब क्या है, अभी तक आपने कमाई किया क्या, अभी तक आपने कमाई नहीं किया है, क्योंकि आप इतना चीज लाए हो अपनी बेस बनाने के लिए, कोचिंग चलाने के लिए। अब इसमें आपके पास बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, आपका काम है पढ़ाना, यानी आपका उत्पाद अलग है, आपका जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो अलग है ना। लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने में ये लोग, है ना, सहायक का काम करता है। आपके ब्लैक बोर्ड सहायक है, आपके जो रूम है वो सहायक है, बेंच डेस्क सहायक है ना, प्रोजेक्टर सहायक। तो आई होप आप समझे कि भाई पूंजीगत वस्तु क्या होता है। पूंजीगत वस्तु क्या होता है, एक ऐसी वस्तु जो खुद उत्पाद का हिस्सा तो नहीं होता, लेकिन उत्पाद को बनाने में मदद करते हैं, और ये वस्तु समान अवस्था में टिकाऊ और महंगी होती है ना, है ना। तो इसे पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। इसी बात से इस लाइन का मीनिंग स्पष्ट
नष्ट हो जाएगा। इसके उदाहरण में आएंगे तो कल पुर्जे हो जाएंगे, मशीनरी, उपकरण, कारखाना, जगह इत्यादि। ठीक है, इनके अलावा रेपो रेट, भाई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, मौद्रिक नीति कहने का मतलब कौन बनाता है इंडिया में, तो इंडिया का केंद्रीय बैंक। इंडिया का केंद्रीय बैंक जो है अधिनियम 1934 के अनुसार 1935 में स्थापित हुए थे और इनका नाम है आरबीआई ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसे अंतिम ऋणदाता बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, ये मौद्रिक नीति बनाता है, नोट छापता है ना। तो यहाँ पे रेपो रेट भी इसी का एक पोर्शन है ना। तो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट को आप समान भाषा में बैंक दर से समझ सकते हैं। ठीक है, बैंक दर कैसे दिमाग में क्लिक होता है, बैंक जिस दर पे लोन देता है। तो रेपो रेट जो है ना, रेपो रेट घटाने बढ़ाने का काम कौन करेगा, तो आरबीआई करेगा, उन्हीं के हाथ में है ये। ठीक है, तो जब रेपो रेट घट जाएगी तो बाजार में क्या होगी, मुद्रा की तरलता, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। अभी मैंने समझाया है ना, रेपो रेट अभी हाल फिलहाल फिर घटी है, इससे जो है आना बहुत चीज पे असर पड़ जाती है ना। कैसे असर पड़ती है, रेपो रेट अगर हाई हुआ तो कमर्शियल बैंक को लोन जो है मान लीजिए इतना मिल रहा था, है ना। और यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता हूँ, ये रेपो रेट मान लीजिए 5 है तो कमर्शियल बैंक को जो है 4 अरब रुपया लोन दिए जा रहे थे। अब ये घट के 3 हो गया तो हो सकता है कि अब लोन जो है ना, कमर्शियल बैंक आसानी से प्राप्त करेगा, तो हो सकता है कि अब 6 अरब रुपया जो है ले रहे हैं। इससे थोड़ी बहुत आपको समझ में आएगा, नहीं तो एकदम प्रैक्टिकल है जी, भाव कम रहता है ना तो आप चीज ज्यादा खरीदते हो। तो अगर रेपो रेट कम कर देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या काम है, किसी पब्लिक को डायरेक्ट कंसल्ट नहीं करना, ये जो है इंस्टीट्यूट को कंसल्ट करते हैं। एमएफआई कंपनी हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, तो ये कमर्शियल बैंक को जो लोन देने का काम करता है वो ज्यादा लोन लेने लगेगा, कौन, कमर्शियल बैंक, क्योंकि रेट कम है ना। और ज्यादा लोन ले लिया कमर्शियल बैंक तो हम जैसे आदमी जो बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, पीएनबी हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, है ना, तो वहां पे जब थोड़ा आसानी वे में हमें लोन मिल जाती है, जिससे क्या होती है, बाजार में जो लिक्विडिटी है, मुद्रा का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है। इसका उल्टा सोचिए, अगर रेपो रेट बढ़ गया तो कमर्शियल बैंक को मुश्किल से लोन मिल पा रहा है ना, या फिर कम लोन ले रहे हैं हाई रेट के कारण, तो भाई आम आदमी को भी कम लोन मिलेगा। कम लोन मिलेगा तो बाजार में मुद्रा का फ्लो कम होगा। अब मुद्रा का फ्लो कम होगा तो सामान की भाव जो है स्टडी हो जाएगी, महंगा होना चीज जो है रुक जाएगी, है ना। तो मुद्रा स्फीति रोकने का भी एक तरीका है, रेपो रेट बढ़ा देते हैं आरबीआई। ठीक है, तो ये है रेपो रेट भैया। रेपो रेट बढ़ जाने से बाजार में मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है, मुद्रा की आपूर्ति घटेगा तो सामान की महंगाई जो है थम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका, है ना। इनके अलावा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, उसका उल्टा सोचिए। रिवर्स रेपो रेट में जो है आरबीआई पहले रेपो रेट में क्या होता था, आरबीआई लोन देता था किसको, एसबीआई। यहां पे मैं 2 बैंक का उदाहरण ले रहा हूं, एक कमर्शियल बैंक, एक केंद्रीय बैंक। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट के केस में क्या होगा, आरबीआई ही लोन लेगा एसबीआई से। पहले एसबीआई को देता था, अब एसबीआई से लेता है। ठीक है, अब एसबीआई से लेता है। तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया। अब कमर्शियल बैंक क्या सोचता है, अपना जो है अधिक से अधिक पैसा रिजर्व बैंक को दे दूं, क्योंकि ये जो है बहुत कम समय में अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अपना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देता है ब्याज पे, है ना। तो उस केस में क्या होता है, आम पब्लिक को लोन जो है मिलना कम हो जाता है, और आम पब्लिक को लोन मिलना जब कम हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, मुद्रा का फ्लो जो मार्केट में है वो कम हो जाएगा। आई होप आपको जो है समझ में आया, यानी मनी सप्लाई घट जाती है जब रिवर्स रेपो रेट आरबीआई बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए सही कथन का पता लगाएं। अशोक द्वारा कलिंग युद्ध विजय से पूर्व समस्त मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। बिल्कुल सही है जी, अशोक ने अपना 5वां मौर्य प्रांत कलिंग या तोसली के रूप में स्थापित किया था, तो उससे पहले 4 ही को होगा, तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि मौर्य काल में दीवानी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। जी नहीं, ये कंटक शोधन जो है ना, ये आपके आपराधिक न्यायालय हुआ करते थे, आपराधिक, ये आपराधिक न्यायालय हुआ करता था। ठीक है, और धर्मस्थ जो है ये दीवानी न्यायालय हुआ करता था। तो यहां पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा मेरे ख्याल में। इनके अलावा मौर्य काल में हिरण्य नगदी लिया जाने वाला टैक्स था। देखिए, मौर्य काल में कई प्रकार के टैक्स प्रचलन में थे, लेकिन एक हिरण्य टैक्स था, ये नगदी वसूली किया जाता था। हिरण्य
ठीक है भाई। तो ये भी अपने आप में स्टेटमेंट सही है। इनके अलावा मौर्य काल में मुद्रा के रूप में अधिकांश सोना का उपयोग किया गया था। नहीं, ये तो सरासर गलत हो जाएगा। सोना का उपयोग जो है समुद्रगुप्त गुप्त काल में आप कह सकते हो, और जो ये कनिष्क था, कनिष्क के काल में आप कह सकते हो, कनिष्क के काल में कह सकते हो, और गुप्त के काल में आप कह सकते हो। ठीक है, तो सोना का उपयोग नहीं किया मौर्य ज्यादा, इसके जगह पे इन्होंने जो है चांदी का इस्तेमाल ज्यादा किए थे। तो भैया तीसरा और पहला ये दोनों सही है, बाद बाकी जितने भी स्टेटमेंट है सभी के सभी रॉन्ग है। ठीक है, यहां पे मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे भैया? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को जो है हराए थे चाणक्य के सहायता से। ये चाणक्य के और भी कई नाम हैं, जैसे कौटिल्य है ना, जैसे कौटिल्य नाम है, या फिर इन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं ना, इन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। चाणक्य के कई नाम हैं। ठीक है, तो इन्होंने धनानंद को हरा के, यानी नंद के बाद मौर्य आए थे। मौर्य युग के दौरान आधिकारिक अग्रोनोमाई सड़कों के निर्माण से संबंधित थे। ठीक है, मौर्य के दौरान जो ये अग्रोनोमाई शब्द है, ये आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उत्तराखंड पीसीएस में, है ना। आपके एग्जाम में भी आ सकता है, आजकल कोई भरोसा नहीं जी। ग्रुप डी का क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आ सकता है, यूपीएससी का क्वेश्चन ग्रुप डी में आ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मन से पढ़िए। तो सड़कों के निर्माण से संबंधित ये शब्द है अग्रोनोमोई। ठीक है, भाग, हिरण्य और सीता ये मौर्य काल में लिए जाने वाले जो है टैक्स था, कर था। ठीक है भाई, है ना, ये राजस्व का नाम है, भाग, हिरण्य और सीता। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई मौर्य काल में सबसे पॉपुलर टैक्स क्या था, तो आप उस समय कहेंगे भाग, है ना, ये सबसे पॉपुलर हुआ करता था, सबसे पॉपुलर हुआ करता था। हिरण्य जो है ये नगदी लिया जाने वाला टैक्स था, जैसा कि हमने आपके स्टेटमेंट में ही बताया था। अरे वैसे ही जैसे चौथ और सरदेशमुखी का नाम सुने ना, चौथ और सरदेशमुखी ये मराठे के काल में लिया जाने वाला टैक्स का प्रकार था, उसी प्रकार से ये मौर्य के काल में लिया जाने वाला टैक्स का रूप है। ठीक है भाई, मौर्य काल में कंटक शोधन, इसे क्रिमिनल कोर्ट कहते थे, और एक धर्मस्थीय, ये दीवानी न्यायालय या आम न्यायालय था। ठीक है भाई, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मौर्य काल में टैक्स कलेक्टर को राजस्व महानिदेशक, है ना, को मुख्य रूप में समाहर्ता कहा जाता था, यानी टैक्स कलेक्टर को समाहर्ता कहते थे, जो पूरे साम्राज्य के राजस्व और करों के संग्रह के लिए जिम्मेवार एक उच्च अधिकारी था। ठीक है भाई, तो जो समाहर्ता था वो बहुत बड़ा अधिकारी हुआ करता था, जो राजस्व महानिदेशक के तौर पे, है ना, जो है अपॉइंट होते थे। एक प्रदेशता, ये आपराधिक न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है, सन्निधाता एक अधिकारी हुआ करता था, ये कोषालय अधिकारी हुआ करता था। सन्निधाता एक प्रदेशिका, ये जिला अधिकारी डीएम हुआ करते थे। इनके अलावा व्यवहारिक सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा दंड न्यायालय आपराधिक न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। ठीक है ना, व्यवहारिक जो है ये सिविल कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होता था ना, उसे व्यवहारिक कहा जाता था, और दंड न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। तो भाई इसे भी अपन वीवीआई करके रखेंगे। ठीक है भाई, अपन जो है इसे भी वीवीआई करके रखेंगे। मौर्य काल में कासारपन या पन भी कहा जाता था डायरेक्ट, या कासारपन भी कहा जाता था। ये चांदी के बने सिक्के हुआ करता था, जिसका प्रचलन सबसे अधिक था। इसीलिए मैंने कहा कि भाई मौर्य काल के दौरान चांदी का इस्तेमाल ज्यादा हुआ, है ना, सिक्के बनाने के रूप में या फिर मुद्रा के रूप में। मासक भी एक प्रकार का कॉइन था जो तांबे का बना हुआ करता था मौर्य काल में, और निष्क भी एक प्रकार का कॉइन था जो सोना का बना हुआ करता था, लेकिन सोना का प्रचलन अपेक्षाकृत चांदी के तुलना में कम हुआ करता था। मौर्यकालीन साम्राज्य मुद्रा के रूप में अधिकांश चांदी के सिक्के का इस्तेमाल करता था। मैंने कहा ना, जहां नोट लिखा रहेगा वो आपको गलती करने से बचाने हेतु लिखा गया है। ठीक है, तो आप गलती ना कर लो, इसीलिए जो है ये नोट लिखा गया है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था, अर्थात, है ना, 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था, अर्थात तोसली, उज्जैन, सुवर्णगिरी और तक्षशिला। ये तोसली जी बाद में आया था ना, ये तोसली जो है बाद में आया था। इसके अलावा 4 प्रांत था, तो ये तोसली मिला के 5 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, तोसली को हमें नहीं लिखना चाहिए। जब मैंने 4 की बात किया तो उसमें तोसली नहीं आएगा, तोसली बाद में आता है जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, नोट करके मैंने यहाँ पे लिखा है 261 बीसी में प्रसिद्ध कलिंग युद्ध हुआ था, जिसमें मौर्य सम्राट अशोक की विजय हुई। इस युद्ध में विजय के पश्चात जो है
तोसली भी मौर्य प्रांत का हिस्सा बन गया। इस प्रकार से 4 तो पहले से थे और एक और आगे, तो टोटल हो गए 5, है ना। तो अशोक के शासन काल के दौरान मौर्य प्रांत कितने भागों में बांटे, और स्पेशली अगर आपके कलिंग युद्ध मेंशन कर दे तो उस समय आपको 5 आंसर करना है। लेकिन सीधे लिखे कि भाई मौर्य प्रांत कितने साम्राज्य में बटे थे या कितने प्रांत में बटे थे, मौर्य साम्राज्य कितने प्रांत में बटे थे, ये सही लैंग्वेज होगा। तो आप 4 ही आंसर करना। मौर्यों का आखिरी शासक कौन थे? बृहद्रथ। बृहद्रथ को कौन जो है हत्या कर दिया था? पुष्यमित्र शुंग, है ना। और पुष्यमित्र शुंग ने बाद में जो है कौन से वंश की स्थापना करा? तो शुंग वंश की स्थापना करा। ध्यान रखना है, ठीक है भाई। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खेल 2025 के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? अब राष्ट्रीय खेल के बारे में आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और फिर आपको जो है सही गलत का पता लगाना है। पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय खेल 2025 में राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक 201 पदक प्राप्त करने वाले महाराष्ट्र राज्य को दिया गया है। इस पे हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र सही में पदक जो है प्राप्त किए हैं 201, लेकिन विजेता घोषित नहीं हुए हैं। क्यों? मैं बाद में बात करूंगा। कथन सेकंड है, राष्ट्रीय खेल की शुरुआत आधुनिक रूप में, जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं जो ओलंपिक के तर्ज पे होता है, वर्तमान तर्ज पे, है ना, पहली बार 1985 दिल्ली में हुआ था, है ना। ये भी सही है जी। इनके अलावा कथन 3 है, खेलों का शुभंकर मौली था, है ना, जो उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल के नाम पे रखा गया था। चौथा है, कलारी पट्टू, मलखंभ, योगासन और राफ्टिंग प्रदर्शन खेल के तौर पे शामिल किए गए थे। नहीं, बाद में मलखंभ और योगासन को जो है मेन खेल बना दिया गया था। तो चौथा गलत हो जाएगा और पहला भी गलत हो जाएगा। तो दूसरा तीसरा सही कर लियो, है ना। तो दूसरा और तीसरा जो है सही हो जाएगा जी। अब ये गलत क्यों है इसकी बात मैं पॉइंट के माध्यम से करूंगा, फैक्ट के माध्यम से करूंगा। देखिए, सर्विसेज टीम ने मात्र 121 पदक ही जीता, जबकि महाराष्ट्र ने 201 पदक प्राप्त किए। फिर भी महाराष्ट्र को सेकेंड स्थान हासिल होता है और सर्विसेज टीम को फर्स्ट स्थान हासिल होता है। और आपको पता होनी चाहिए कि जिसको फर्स्ट स्थान हासिल होता है उन्हें ही राजा भालिंद्र ट्रॉफी दिया जाता है राष्ट्रीय खेल के अंदर, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना, है ना। जैसे कि आप बीसीसीआई अवार्डी बने हैं, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हैं, तो बीसीसीआई की तरफ से आपको सर गारफील्ड अवार्ड मिलता है। महिला में अगर कोई महिला बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वुमेन कैडर में, तो उसे जो है रिचेल फ्लिंट अवार्ड दिया जाता है। उसी प्रकार से अगर आप राष्ट्रीय खेल में कोई भी स्टेट पार्टिसिपेट करता है और अगर वो पहला रैंक ले आता है तो उसे राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी दिया जाता है। आप समझ गए। तो सर्विसेज टीम ने 121 पदक प्राप्त किए, जैसे 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य। लेकिन महाराष्ट्र यहाँ पे ओवरऑल 201 पदक प्राप्त किए। लेकिन इसकी जो गोल्ड मेडल है, इसकी जो गोल्ड मेडल है और सर्विसेज की जो गोल्ड मेडल है, इसमें काफी फासला था। आई होप ये 54 गोल्ड मेडल जीते थे ना, ये 54 गोल्ड मेडल जीते थे। तो इस गोल्ड मेडल के आधार पे जो है सर्विसेज टीम को पहला स्थान दिया गया अधिक गोल्ड जीतने के लिए, ठीक है भाई। और राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी किसके खाते में चले गए? ये चले गए भैया कौन बोलते हैं भैया, सर्विसेज के खाते में। यहाँ पे 54 लिखा भी है, ठीक है, 54 गोल्ड है। इनके अलावा नोट करके यहाँ पे मैं लिखा हूं कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 जो जनवरी फरवरी 2025 उत्तराखंड के विभिन्न 8 जिला में, ये भी याद रखना, उत्तराखंड में हुआ से काम नहीं चलेगा। कितने जिला कितने जगह, तो आप कहेंगे 8 जिला के 11 शहर में कराए गए, है ना। भालिंदर सिंह ट्रॉफी किसे मिलेगा? सर्विसेज टीम को, क्योंकि जो पहला रैंक पे आता है उन्हें ही मिलता है। नोट करके यहाँ पे लिखते हैं उद्घाटक कौन रहे? नरेंद्र मोदी जी, देहरादून से किए थे, ठीक है, उद्घाटन। और समापन की घोषणा करने वाले वर्तमान में आईओसी इंडियन ओलंपिक कमेटी के जो हेड है, अध्यक्ष हैं, पीटी उषा मैडम ने समापन की घोषणा करी थी। तो ये दोनों याद रखियो। इनके अलावा राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक बार विजय होने का रिकॉर्ड अब सर्विसेज टीम के नाम हो चुके हैं, जो 4 बेर ये तगमा यानी 4 बार राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी के विजेता, है ना, सर्विसेज है। अब यहाँ पे 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में टोटल 35 खेल को शामिल किया गया था। कितना? 35, 33 + 2, 33 था मेडल इवेंट में, 33 था मेडल इवेंट में, और 2 प्रदर्शनी के तौर पे कलारी पट्टू और राफ्टिंग, ठीक है भाई। ये क्या है?
प्रदर्शनी के तौर पे। प्रदर्शन खेल में किसी प्रकार की मेडल नहीं दिया जाता है, बस जो है खेल को परिचित कराने के लिए जो है एक प्रकार का प्रदर्शनी लगाया जाता है। जैसे आप मेला वगैरह में देखते हो ना कि भाई इलेक्ट्रिक कार आ गई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गया, तो उसको प्रदर्शन के तौर पे रख देते हैं बाहर, किसी सर्कस वगैरह के बाहर, लोग उनको देखे, लोगों में बात हो कि भाई ये क्या है, लेकिन वहां पे बिक नहीं रहा होता है। वैसे ही सेम चीज है प्रदर्शनी खेल, ठीक है भाई। प्रदर्शनी के खेल में कि भाई खेल के जो आपका प्रतियोगिता होता है उसमें रहेगा तो, लेकिन मेडल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वही मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो वाली बात हो गई। इनके अलावा पहले कलारी पट्टू और मलखंब, योगासन और राफ्टिंग, ये चारों को प्रदर्शनी खेल के तौर पे रखे जाने की बात करी गई थी। बाद में मलखंब को और योगासन को मेडल इवेंट में शामिल कर दिया गया। ये कलारी पट्टू जो है ये मार्शल आर्ट फॉर्म है साउथ इंडिया की। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, एक सेकेंड, एक थोड़ा सा यहाँ पे जो है नोट करके लिखे हैं कि 38वीं खेलों के लिए आधिकारिक ओलंपिक मशाल का नाम तेजस्विनी रखा गया था। याद रखना है ना, जो चीज बताता हूं जरूर याद रखें, है ना। जैसे व्योमिका बताए थे ना, आपके जो रोबोट का नाम है ना, वो भी आपके जो है काम आए और आते रहेंगे, तो ऐसे ही इनको भी ध्यान रखना। इनके अलावा 38वें राष्ट्रीय खेलों के टैगलाइन संकल्प से शिखर तक था, इनको भी ध्यान रखना, टैगलाइन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे चीज ऐसे बताते हैं जो आपको काम आता है। मैं आपको क्या बताया हूँ कि भाई बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, काम की चीज पढ़ने की जरूरत है ना। करंट अफेयर जो क्लास में प्रत्येक क्लास के साथ 4-5 कराते हैं ना, तो 35 क्लास में 100 हो जाएंगे। इसी 100 करंट अफेयर से मैं कहता हूं कि आपके करंट अफेयर के भी 80% क्वेश्चन बन जाएंगे। इस बात में भी पूर्णतः सत्यता है, लेकिन बड़ी बात अच्छी कही दिव्यकीर्ति साहब ने कि भाई सत्य को भी ना आजकल कोई लैब होना चाहिए सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए, अन्यथा उसे मिथ्या मान लिया जाता है, ठीक। राष्ट्रीय खेल की शुरुआत 1924 में भारतीय ओलंपिक के नाम से जो है लाहौर में किया गया था। तो यहां से अगर बात उठता है कि भाई राष्ट्रीय खेल को सर्वप्रथम किस नाम से स्टार्ट किया गया था, तो आप कहेंगे भारतीय ओलंपिक। कहां से? लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। 1940 में राष्ट्रीय खेल जो है इंडिया में कराया जाता है, बॉम्बे के अंदर। आजादी के बाद 1948 में, देखिए राष्ट्रीय खेल के नाम से जो है इंडिया में 1940 में आता है बॉम्बे के अंदर, ठीक है। इससे पहले भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से 1924 में इस खेल की शुरुआत होती है लाहौर से। फिर 1948 जो आजादी के तुरंत बाद आती है, ये लखनऊ में कराए जाते हैं राष्ट्रीय खेल। और आधुनिक तर्ज पे जैसा कि हम लोग आज जानते हैं, इसकी शुरुआत 1985 दिल्ली से होती है। तो इसमें 4 ईस्वी अपने को याद रखना पड़ेगा और दो नाम याद रखना पड़ेगा। एक तो भारतीय ओलंपिक खेल। आगामी 39वां राष्ट्रीय खेल आपका अगले साल हो या फिर उससे अगले साल हो सकती है। तो ये पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य को जो है मेजबानी सौंपा गया है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों पे विचार करते हुए सही उत्तर का पता लगाएं। पहला स्टेटमेंट है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को अनॉक्सी शोषण कहा जाता है। अनुपस्थिति है, सही है जी, और स्टेटमेंट सही है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा और इसके ऑक्सीजन के नहीं रहने के बाद जो शोषण की क्रिया होगी उसे अनॉक्सी शोषण ही कहा जाता है। मेरी छोटी बच्ची थोड़ी आवाज कर रही है क्योंकि बच्चे को पता नहीं ना कि बाप पढ़ा रहे हैं, है ना, तो भाई वो खेल रही है तो थोड़ा इग्नोर करना, है ना। इसके अलावा कथन 2 जो है, हीमोग्लोबिन मानव शरीर में शोषण वर्णक का कार्य करता है ना। हीमोग्लोबिन जो है मानव शरीर में शोषण वर्णक मतलब पिगमेंट होता है। यहाँ पे जो सही बात है जी, ये जो है आपके ऑक्सीजन वगैरह को ढोने का काम करता है हीमोग्लोबिन, और खून का लाल रंग भी इसी के कारण होता है ना। तो ये भी अपने आप में सही हो जाएगा, ये भी अपने आप में सही हो जाएगा। तीसरा है भाई स्टेटमेंट कि भाई मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सी शोषण द्वारा लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है ना। तो ये भी अपने आप में जो है सही हो जाएगा। ये कैसे कट जाता है आधा ऊपर आधा, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। चौथा है मनुष्य में होने वाली शोषण की क्रिया एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये भी अपने आप में सही हो जाएगा। तो चारों के चारों स्टेटमेंट यहाँ पे जो है करेक्ट है ना, ऑल दीज आर करेक्ट, ठीक है, ऑल दीज आर करेक्ट, ठीक है भाई। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है ये आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। जनरल साइंस में किसी को भी दिक्कत हो रही है, हमारी परीक्षा दर्पण वाली सीरीज कर लेना, जिंदगी भर के लिए जनरल साइंस की प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ठीक है भाई, है ना। तो यहाँ पे जो है उष्माक्षेपी क्या होता है, उष्मा प्रदान करता है। उष्माशोखी क्या होता है, उष्मा लेता है। तो उपयुक्त चारों कथन जो है आपका राइट है। भोजन को तोड़ने, बहुत सिंपल भाषा में अगर आप शोषण को डिफाइन करोगे, परिभाषित करोगे, तो भाई क्या बोलोगे, भोजन को तोड़ने, भोजन को तोड़ने, कोष्ट वाला चीज को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, लिखा नहीं है। भोजन को तोड़ने के लिए
ली जाने वाली ऑक्सीजन वाली प्रक्रिया को वायवीय शोषण या एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो शोषण जो है बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो भोजन को तोड़ने के लिए जो ली जाती है ऑक्सीजन उसे शोषण कहा जाता है। अब शोषण के अंदर अनॉक्सी भी होता है, ऑक्सी भी होता है। अनॉक्सी मतलब बिना ऑक्सीजन के भी होते हैं, वो कहां पर होते हैं मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल जो भोजन है ग्लूकोज को तोड़ने, है ना, भोजन जो है ग्लूकोज, है ना, यकृत भले ग्लाइकोजेन के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता हो, लेकिन हमारा शरीर जब ऊर्जा ग्रहण करता है तो ग्लूकोज के रूप में बना के ही ग्रहण करता है। इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है कि किसी भी धावक को तत्काल इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो इनमें से क्या लेगा, तो ग्लूकोज लेगा। इसके अलावा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने की प्रक्रिया वायवीय शोषण कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। ये क्या है, ये दोनों वायवीय शोषण या फिर ऑक्सी शोषण का उदाहरण है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, यह प्रक्रिया क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस की भाई साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है भाई ये किस कोशिका में संपन्न होती है, आपके किस कोशिकांग में संपन्न होती है, माफ कीजिए, किस कोशिकांग में संपन्न होती है आपके ग्लाइकोलाइसिस की घटना वीवीआई करेंगे, है ना। इससे पहले मैंने फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस इत्यादि थर्मोलाइसिस पढ़ा दिया था, जो एक प्रकार का अभिक्रिया होता है, रसायन में पढ़ाया था, और आपके जो है दर्पण सीरीज में ही पढ़ाया था। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस है ना, जो शोषण का एक पार्ट है, ये ऑक्सीजन वाला शोषण है। इस क्रिया को हम कहां पे संपन्न होते हुए देखते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर हम जो है होती है आपको ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया। इसमें क्या होती है कि ग्लूकोज का एक अणु टूटकर पैरुविक एसिड के दो भाग बना देते हैं। मान लीजिए ये वो ग्लूकोज है तो ये पैरुविक एसिड की जो है टूटकर दो भाग बन जाता है, A/2 आधा आधा बढ़ जाता है, और ग्लूकोज के आधा भाग का जो सूत्र होता है ना उसे पैरुविक एसिड कहा जाता है। ठीक है, यहां पे हमने पैरुविक अम्ल का जो है रासायनिक सूत्र लिख दिया है CH3COCOOH। इसको अगर आप C और H को और O को अलग अलग करोगे तो आप देखोगे कि भाई जितना ग्लूकोज का सूत्र होता है उसके आधे आधे पार्ट इसमें आ गए। इट मींस ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का एक अणु टूट के, है ना, पैरुविक एसिड के दो अणु का निर्माण करता है, और यह क्रिया कहां पे संपन्न होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर संपन्न होता है। ठीक है भाई, और देखो ये जो पैरुविक अम्ल है इसे 2-ऑक्सोप्रोपेनोइक एसिड भी कहा जाता है, 2-ऑक्सोप्रोपेनोइक एसिड भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली शोषण की क्रिया को ऑक्सी शोषण, और ऑक्सीजन की अगर उपस्थिति नहीं हो और तब आपका शोषण हो तो उसे अनॉक्सी शोषण कहते हैं, है ना। ऑक्सी शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनॉक्सी शोषण में ग्लूकोज का आंशिक यानी पार्शियली रूप से ऑक्सीकरण होता है। ठीक है भाई, ये कुछ आप डिफरेंट याद करते जाए तो बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, तो ऑक्सी शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा यानी एटीपी 38 एटीपी प्राप्त होता है एक अणु से ऊर्जा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। ऑक्सी शोषण में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी प्राप्त होते हैं, तो 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। इसे कोशिका का कॉइन भी कहा जाता है, ऊर्जा का कॉइन भी कर सकते हो। एटीपी मतलब ऊर्जा से रख लीजिए तत्काल फिलहाल याद। ठीक है भाई, इनके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र की क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण से 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। यहीं पे विरोधाभास है जो आपके एग्जाम में गलती कराने से बचाएगा। ठीक है भाई, यहां पे देखिए खाली पूछे कि भाई ऑक्सी शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी बनते हैं, तो आपसे पूछे कि ऑक्सी शोषण में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी बनते हैं, तो आप कहेंगे 38। लेकिन उसी बात को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके पूछे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र की क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण के पश्चात कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो क्रेब्स चक्र के अंदर जब ये बोलेगा तो आप 36 एटीपी आंसर कर देना, 38 नहीं करना, गलत हो जाएगा। एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, यहां पे लिखा है एडेनोजाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है भाई, इनके अलावा अनॉक्सी शोषण क्या होता है, नाम से स्पष्ट है कि भाई इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन का यह शोषण है। इस प्रकार की शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है ना, तथा इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी वाले में क्या हो रहा था पूर्णतः, और इसमें क्या होता है पार्शियली, यानी आंशिक जो है ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें उत्पाद के रूप में क्या क्या बनते हैं, पैरुविक एसिड तो बनते ही बनते हैं, जैसे कि आपको ग्लाइकोलाइसिस जो था वहां पे भी पैरुविक एसिड बनता था,
यहाँ भी बनता है, एथेनॉल भी बनता है यहाँ पे, और लैक्टिक एसिड भी बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये उत्पाद को भी याद रखना, अनोक्सी शोषण का यह सब उत्पाद है, ठीक है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में पूर्ण होता है, लेकिन जो आपका ग्लूकोज वाला प्रैक्टिस था, ये भी देखिए, ये ग्लाइकोलाइसिस जो था ये कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में होता था, और ये आपका अनोक्सी शोषण कहाँ पे हो रहा है, कोशिका द्रव में हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ समानता भी आपको याद रखना है। नोट, ऑक्सीजन की कमी में पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में विघटन मांसपेशीय कोशिकाओं में होता है। यहां पे नोट करके लिख लेना एक और, ऑक्सीजन की कमी में जो पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में विघटन होगा वो कहां पे होता है, मांसपेशी कोशिकाओं, या फिर इसको थोड़ा सा और अलग में पेशी कोशिकाएं लिख सकता है। ये मांस को मैं काट दूं ना तो भी सही है, पेशी कोशिका या मांसपेशी कोशिकाओं में होती है कि भाई ऑक्सीजन की कमी है। जैसे आप बहुत ज्यादा दौड़ रहे हो, है ना, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, जिम वगैरह कर रहे हो, तो उस समय जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है उस जगह का वो तो सीमित है, जैसे पहले आपको नॉर्मल मिल रहा था, लेकिन अभी आपके शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा हो गई है। तो उस ऊर्जा को पूरा करने के लिए मांसपेशियां के अंदर जो है अनोक्सी शोषण भी होने लगती है, यानी बिना ऑक्सीजन की भी शोषण की फायदा आपको देने लगता है। तो ये कहां पे होता है, मांसपेशी कोशिका में, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा स्तनधारी पक्षी और सरीसृप जो रेप्टाइल वगैरह होते हैं, उनके शोषण अंग क्या होता है। आज मैंने इस पॉइंट या इस प्रश्न के माध्यम से शोषण को पढ़ाया है। शोषण अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है, रेप्टेलिया हो या फिर स्तनधारी जैसे हम और आप हैं, है ना। अमीबा में शरीर के सतह के द्वारा सांस लिया जाता है, केचुआ में त्वचा के द्वारा यानी सतह के द्वारा, कीट पतंग में ट्रैकिया से सांस लिया जाता है, बैक्टीरिया में मीसोसोम से सांस लिया जाता है, मत्स्य वर्ग में गिल्स या गलफरा से सांस लिया जाता है। ये सब शोषण की अंग है अनेक अनेक कैडर के प्रजातियों के, है ना, जीवों के। पेड़ पौधों में शोषण की जो अंग है ये रंध्र या एस्टोमेटा है। रंध्र जो है हिंदी में, एस्टोमेटा जो अंग्रेजी में, इसे कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए, सही उत्तर का पता लगाइए। पहला स्टेटमेंट है भैया, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट, है ना, को भारत की संसद में 2000 में पेश किया गया था, 2000 में पेश किया गया था, ठीक है भाई। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट है, FRBM एक्ट का मुख्य उद्देश्य राजकोषीय घाटा को कम करना था। तो दोनों के दोनों उपयुक्त कथन जो है आपके सही है, दोनों के दोनों सही हो जाएगा। इसका मेन था कि भाई राजकोषीय घाटा को कम किया जाए, और ये 2000 में पेश करके 2003 में जो है पास किया गया था और 2004 में लागू करवाया गया था, ठीक है। आइए इस पॉइंट को पढ़ेंगे, सही से समझ में आ जाएगा। राजकोषीय यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है ना, राजकोषीय लिखना इसको, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम, ठीक है, को भारत की संसद में 2000 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। इसे 2003 में अधिनियमित किया गया, मतलब पारित किया गया, ठीक है। पहले पेश किया जाएगा, फिर पारित किया जाएगा, और फिर कानून बन जाते हैं, तब लागू होती, ठीक है। तो यहां 2000 में पेश किया गया संसद में, 2003 में पारित हो गई और 2004 से लागू हुआ। तो FRBM में भी आपको 3 ईस्वी याद रखना होगा। उसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में राजकोषीय घाटा को कम करना है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा में क्या अंतर है, ये सभी इसी सीरीज में अच्छे से करा दिया हूं, तो दोबारा कराने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं, ठीक है ना। आप रेगुलर हो तो आपको फायदा होगा। आप चाहते हो कि एक ही क्लास में मुझे सब कुछ पूरे एग्जाम ही निकल जाए, तो भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कम से कम बहुत लिमिट पढ़ाता हूं, उतना तो पढ़ो भाई। 30-35 क्लास में मैं आपको बोलता हूं कि 80-85% क्वेश्चन बन जाएंगे, तो बन जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आप इतना भी नहीं करना चाहो तो फिर आप आले दर्जे के स्टूडेंट हो भाई, आप जो है कोई बूटी पियेंगे तो मैं आपके लिए तो नहीं हूं। फिर भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुआ था। ये इसी से मिलता जुलता चीज है, ये भी व्यापार बिजनेस से जुड़ा हुआ है। विदेश व्यापार नीति के तहत स्टार्ट किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वप्रथम स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो सेज होता है, इसको किस नीति के तहत लाया गया था, तो विदेशी व्यापार नीति के तहत लाया गया था। बाद में क्या होता है, इस अधिनियम को 2005 में पारित कर लिया जाता है और 2006 में सेज अधिनियम लागू होते हैं। तो भाई आप कहोगे कि 2000 से शुरू हो गई, 2005 में जो है पारित हुई
2006 से अधिनियम लागू हुआ। ये कैसा गुल खिल रहा है कि भाई बच्चा बाद में हुआ और कपड़ा पहले से पहन रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो 2000 से लेकर 2006 तक था ना, ये इस नीति के अनुसार इसे चलाया गया, विदेश व्यापार नीति के अनुसार चलाया गया, ठीक है। ये अधिनियम या जो है नियम नहीं बना था उससे पहले, ये जो है टेम्पोरली इस नीति के अनुसार चलाया गया। बाद में जो है इसे संसद में पारित करके कानून बना के 2006 से प्रॉपर लागू किया गया। आई होप अब समझ में आया होगा। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में बनाया गया। मान लीजिए इसी क्वेश्चन के 1 मिनट के लिए उदाहरण लेते हैं कि भाई अगर आपसे पूछे कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2000 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, इसका अधिनियम कब पारित किया गया था? मैं आपको गारंटी देता हूं 99.9% बच्चा जिनकी यहां तक अभी रीच नहीं हुई, जो उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो पहले क्या सोचेगा भाई 2000 ईस्वी में लागू हुआ तो एकदम जो है 1999 या 1998 में, ये यानी मतलब इससे पहले ही पारित हुआ होगा ना। और घर पे आके देखेंगे तो लड्डू खाएंगे, ठीक है भाई। तो आपको लड्डू नहीं खाना, आपको पेड़ा खाना, ठीक है। इसके अलावा भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में बनाया गया था, जिसमें उद्योग धंधे को 4 भागों में बांटा गया था। इसमें संशोधित करके जो दूसरे बार आपका औद्योगिक नीति 1956 आया, जहां पर उद्योग धंधा को 3 भागों में बांटा गया। फिर आपके दौर आए 1991 का, जहां आपके वैश्वीकरण, निजीकरण इत्यादि में जो है आपका चीजों को देखने को हमें मिला है ना, आर्थिक मंदी के समय में। तो ये ध्यान रखना, वैश्वीकरण, निजीकरण, है ना। इसके अलावा जो है एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ईपीजेड, वर्ष 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था, है ना। तो अगर आपसे पूछे एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है, तो कांडला गुजरात, ठीक है भाई। इसके अलावा भारतीय सड़क प्रणाली में, है ना, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए, ठीक है। भारत में, है ना, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल यातायात का लगभग 40% का संचालन करता है। जी सही है, बिल्कुल सही है। जो NH नेशनल हाईवे है, ये आपके रोड यातायात मार्ग का 40% लोड अपने ऊपर उठाता है। कथन 2 है, भारत में राजमार्गों की देखरेख राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य लोक निर्माण विभाग स्टेट PWD के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। अगर इसको समझना है तो खट्टा मीठा पिक्चर देखना। इनके अलावा, है ना, सचिन टिचकुले, ठीक है भाई। कथन 3, नहाय, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 के अनुसार नहाय की स्थापना 1995 में किया गया था। उपयुक्त तीनों के तीनों कथन सही है, उपयुक्त तीनों के तीनों कथन सही है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने तथा उनके रख रखाव के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडियन एक्ट 1988 के अनुसार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 में किया गया था। 1995 में ही आपके WTO का स्थापना भी होता है। और यहां से एक प्राचीन काल में क्वेश्चन पूछा जाता था, आज से 200-400 साल पहले, कि भाई भारत जो है WTO का कैसा सदस्य है, तो आप कहेंगे शुरुआती सदस्य है ना, या संस्थापक देशों में से है, ठीक है भाई। ऐसा याद रखें, क्योंकि 1995 से ही भारत सदस्य, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में जो नहाय के अध्यक्ष है, ये संतोष कुमार यादव जी हैं। देश में नेशनल हाईवेज कुल सड़क प्रणाली का मात्र 2% जो है हिस्सा है, लेकिन कुल जो है रोड है परिवहन का 40% आवागमन को संचालित करता है। सबसे अधिक रोड प्रणाली, अच्छा सबसे पहले ये लिखा है NH44 का, भारत जो NH44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। और ये श्रीनगर से उत्तर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली हुई है। यह राजमार्ग 11 राज्य से लगभग 30 महत्वपूर्ण शहरों के बीच से गुजरती है। वर्तमान समय में देश के सबसे छोटे नेशनल हाईवे का नाम 47A है, ठीक है। भारतीय सड़क प्रणाली के विस्तार विश्व में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पे अमेरिका है। और अगर आपसे पूछे कि भाई दुनिया में सबसे बड़ी सड़क नेटवर्क कौन सा है, तो आप कहेंगे पैन अमेरिका सड़क नेटवर्क, ये दुनिया में सबसे लंबी सड़क नेटवर्क है, ठीक है भाई। इन्हें ध्यान रखेंगे, बहुत लंबी, बहुत लंबी और बहुत लंबी। वित्तीय वर्ष 2013-14 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 ये PIB के आंकड़ों के अनुसार, है ना, नेशनल हाईवेज की लंबाई 60% की वृद्धि हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि भाई नेशनल हाईवेज में बढ़ोतरी तो हो रही है। अभी जो इंडिया में नेशनल हाईवेज की लंबाई है 146 पे 3 गो जीरो, दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना, इतना, है ना, वर्ग किलोमीटर,
ठीक है भाई। इनके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अपन बीआरओ कहते हैं, ब्रो कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। तो बीआरओ के संस्थापक में कौन शामिल रहे थे? तो जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने बीआरओ की स्थापना की थी 1960 ईस्वी में। यह बीआरओ क्या काम करता है? तो ये भाई सीमावर्ती इलाकों में सड़क का निर्माण करता है, पुल का निर्माण करता है और उनके रख रखाव की जिम्मेवारी लेता है, यानी टूट फूट गया मरम्मत वगैरह, है ना। अक्टूबर 2025 में बीआरओ ने लद्दाख के मिगला दर्रे पे, सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि भाई मिगला दर्रा कहाँ है, जैसे सिपकिला दर्रा कहाँ है, बारालाचा दर्रा कहाँ है, मुलिंगला दर्रा कहाँ है, नाथुला कहाँ है, जलैपला कहाँ है, उसी प्रकार से मिलिंगला दर्रा कहाँ है? तो आप कहेंगे ये लद्दाख के अंदर है। और ये मिलिंगला दर्रा इसीलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे बीआरओ ने दुनिया की सबसे ऊंची रोड जिसपे मोटर चलाया जा सके, भाई रोड भी कई प्रकार के होते हैं, एक तो ट्रेन के लिए आप निकालते हो, एक मोटर के लिए और एक प्रदर्शनी के लिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो है मोटर योग्य रोड है जो बीआरओ ने बनाया है, जो 5900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पे है, जो मिंगला दर्रा के पास, कहां पे? लद्दाख में। तो ये ध्यान रखेंगे। एक आपके स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ये भारत के 4 महानगर बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई को जोड़ने वाला एक परियोजना है। इसकी शुरुआत 1999 में नींव रखी गई थी, 2001 से काम होना स्टार्ट हुआ था और 2012 में काम होके तैयार हुआ था। इस नेटवर्क की टोटल लंबाई 5846 किलोमीटर है और ये जो पहल में अहम योगदान है श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब का है। भारत में सबसे बड़ी जो गलियारा है, लंबी गलियारा है, ये रामनाथ स्वामी मंदिर का गलियारा है जो तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, अगला है कथन को पढ़िए और सही कथन का पता लगाइए। पहला कथन है राजा सवाई जयसिंह को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने क्षेत्रीय सूबेदार नियुक्त किए थे। जी बिल्कुल सही है ना, इनको जो है संरक्षण मिला था, सूबेदार के पोस्ट भी मिले थे। कथन 2 है जयसिंह द्वितीय ने 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के कार्यकाल के दौरान अपनी सेवा दी। जयसिंह द्वितीय नहीं होगा, जयसिंह फर्स्ट कर देंगे ना तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बेटे उस साइड का जो है ना किचन वाली खिड़की बंद करो, बच्चे लोग खेल रहे, बहुत आवाज आ रही। जाओ जाओ बेटा, थोड़ा देर और बेटे चलेंगे। अब यहाँ पे जो चुपचाप जाओ। जयसिंह प्रथम ने 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब की कार्यकाल के दौरान अपनी सेवा दी। इन्होंने जयसिंह प्रथम को जो है मुगलों ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। कौन था वो मुगल? शाहजहां ने। ठीक है, तो इस शाहजहां का एक नाम भी पहले पूछा जाता था, खुर्रम नाम हुआ करता था इसका, खुर्रम। ठीक है भाई। अब देखिए जयसिंह प्रथम जो है ये भी कछवाहा ही है, कछवाहा राजपूत, और जयसिंह सेकेंड भी कछवाहा राजपूत ही है। तो जयसिंह सेकेंड को ही अपन सवाई जयसिंह भी कहते हैं, जो जयपुर राज्य की स्थापना के लिए जिम्मेवार हैं। ठीक है भाई, आई होप आप समझ गए कि यह कथन सेकेंड क्यों गलत है। अगर यहां पे मैं जयसिंह फर्स्ट लिख देता तो यह कथन सही हो जाता, क्योंकि जयसिंह फर्स्ट और जयसिंह सेकेंड दोनों अलग अलग लोग हैं, दोनों का वंशज सेम है। जयसिंह सेकेंड छोटे होंगे उम्र में जयसिंह प्रथम से। ठीक है भाई, तो जयसिंह प्रथम ने 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के कार्यकाल में अपनी सेवा दी और शाहजहां ने जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की भी उपाधि दिए थे। जयसिंह द्वितीय जिन्हें सवाई जयसिंह भी कहा जाता है वो अमेर के कछवाहा राजपूत राजा थे। इन्होंने जयपुर की स्थापना की और इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी जो है इन्हें दे दिया, यानी आगरा का सूबेदार बना दिया। किन्हें? जयसिंह सेकेंड को या सवाई जयसिंह को। 1722 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने बुरहान उल मुल्क, जिसे सदाअत खान भी कहा जाता है, इन्हें अवध का सूबेदार बना दिया। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि अवध का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप कहते हो शहादत खान को। ये शहादत खान का ही नाम आपका बुरहान उल मुल्क है। ये किनके द्वारा अपॉइंट किए गए थे? मोहम्मद शाह के द्वारा। कब? 1722 में। किस रूप में? सूबेदार के रूप में। तो इन्होंने जो है अवध को उत्थान कर दिए। ठीक है भाई, इसीलिए इन्हें जो है संस्थापक माना जाता है। मुगल बादशाह अकबर के द्वारा 1585 में मानसिंह को, जो उनके नवरत्न में भी शामिल हुआ करते थे, है ना, काबुल का सूबेदार बनाया। फिर इनकी ट्रांसफर कर दिए 1587 में बिहार का सूबेदार बना दिया। किनको? मानसिंह को। और हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है 1576 में महाराणा प्रताप के साथ और अकबर, है ना, तो भैया उसमें जो है अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह। ठीक है भाई। इनके अलावा इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था, है ना, तो इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआती समय में बदायूं का सूबेदार नियुक्त कर दिया। बाद में क्या होता है?
1211 ईस्वी में इल्तुतमिश जब मर जाती है, 1210 ईस्वी में मर जाते हैं, लड़की थोड़ी था, मर जाते हैं। इसके बाद आता है आराम शाह, है ना, आराम शाह आता है। आराम शाह को गद्दी से हटवा करके जो है इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली सल्तनत पे बैठ जाते हैं खुद, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। अब देखिए इल्तुतमिश खुद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सूबेदार बनाए गए थे। अब इल्तुतमिश जब गद्दी संभाले तो इन्होंने बिहार में अपना सूबेदार नियुक्त किया जिनका नाम है मलिक जानी, ठीक है। खिलजी और तुगलक शासकों ने सेना नायकों को सूबेदार के रूप में नियुक्त किया जिन्हें मुक्ति कहा जाता था। आपसे पूछे कि सल्तनत काल में खासकर खिलजी और तुगलक के शासनों के दौरान सेना नायकों को सूबेदार के रूप में नियुक्त करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें मुक्ति कहा जाता था, मुक्ति, ठीक है भाई। इनके अलावा जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय उल्गू खां जो है वो मालवा का सूबेदार था, है ना। यहाँ पे मैं सूबेदारी करने आया हूं, सूबेदार वाली बात बताऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के विजय अभियान के लिए अपने भरोसेमंद मलिक काफूर को सिलेक्ट किया था। आपने रानी पद्मावत वाला पिक्चर पद्मावत जरूर देखा होगा। बोलता है आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी जनाब, इन्हें मार दो, तुरंत मार देते हैं। तो वही है मलिक काफूर, ठीक है। आप लोग बताना कि दक्षिण विजय जो अलाउद्दीन खिलजी की होती है तो वहां पे देवगिरी, बारंगल इत्यादि क्षेत्र था। तो सबसे पहले कहां पे आक्रमण किया गया था इनके द्वारा? बताना, कई बार बता चुका हूं क्योंकि यहां से गोल्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय न्यायिक संवैधानिक व्यवस्था में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ते हुए, यहाँ पे पढ़ाते हैं नहीं, आपको पढ़ते हुए सही उत्तर का पता लगाइए। पहला है भैया कथन 1, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत की जाती है। दूसरा है अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श प्राप्त होता है। तीसरा है अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? राइट है, ठीक है भाई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके वह 65 वर्ष की आयु तक जो है पद को संभालते हैं। वर्तमान में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कौन है? सूर्यकांत, जो बोबड़े साहब के बाद आए हैं, है ना, ध्यान रखना, है ना। बेटा खांसी आ रहा है तो डरने की जरूरत नहीं, तुम खांसी कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होते हैं, किसी भी उच्च न्यायालय की जो हाईकोर्ट होते हैं, वहां के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, है ना, उसकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्लू है कि भाई उस पार्टिकुलर राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लेते हैं कौन? राष्ट्रपति साहब, ठीक है भाई। और भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेते हैं। आई होप आप समझे कि नहीं समझे। देखिए मान लीजिए बिहार के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, जो वर्तमान में अभी आपके सूर्यकांत साहब हैं, है ना, और उस संबंधित राज्य के जो राज्यपाल है, वो दोनों को, है ना, परामर्श लेगा कौन? राष्ट्रपति साहब, और तब जो है अपॉइंट करेंगे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी मुख्य न्यायाधीश के अलावा भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, तो उनकी जब नियुक्ति करते हैं ना, है ना, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल तीनों का परामर्श लेते हैं। आई होप आप समझे। जिस समय किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उस समय मात्र 2 आदमी का परामर्श रिक्वायर्ड है, एक संबंधित राज्य के राज्यपाल और वर्तमान सीजीआई। लेकिन जब उसी राज्य के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तो 3 आदमी की परामर्श रिक्वायर्ड होता है राष्ट्रपति साहब को। एक तो सीजीआई का, उस पार्टिकुलर राज्य के राज्यपाल का, और उस पार्टिकुलर राज्य के उस पार्टिकुलर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का। ठीक है मेरे भाई, समझ में आएगी ना, है ना। विभिन्न उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की तबादला कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं, ट्रांसफर इधर से उधर, है ना। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 62 वर्ष। पहले कितना हुआ करता था? 60 वर्ष। बाद में क्या होता है? 1963 में एक 15वीं संविधान संशोधन होती है और इसको इंक्रीज करके 2 साल बढ़ा दिया जाता है, और 60 वर्ष से उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की रिटायरमेंट एज है वो 62 कर दिया गया था। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय में रिटायरमेंट की एज है न्यायाधीशों की, वो कितने वर्ष है? तो 65 वर्ष है। यहां पे नोट करके एक चीज लिखा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 127 बताता है कि भाई तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। हाँ, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति क्या होती है? जब सुप्रीम कोर्ट इत्यादि में अतिरिक्त लोड हो जाता है तो भाई जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई है वो हाई कोर्ट से न्यायाधीशों को बुलाते हैं सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए, उसे ही तदर्थ न्यायाधीश कहा
कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सीजीआई ही करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का परमिशन जरूरी होता है। ठीक है मेरे भाई। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। भारत का पहला उच्च न्यायालय 1862 में कोलकाता हाई कोर्ट है। उसी साल मद्रास में भी और बंबई में भी हाई कोर्ट का निर्माण हुआ था, लेकिन इन तीनों में भी कोलकाता सर्वप्रथम माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार रिट जारी करते हैं और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के अनुसार रिट जारी करते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा निम्नलिखित दिए गए विकल्पों को ध्यान से पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। थल्लिकी बंधनम योजना 2025 की शुरुआत तमिलनाडु सरकार ने किया है, जो शिक्षा से संबंधित है। ये गलत है, ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है, जो शिक्षा में एक आर्थिक प्रोत्साहन है। हाल में ही वनीकरण पहल बिथूट की शुरुआत केरल राज्य के द्वारा किया गया, ये सही है। वनीकरण पहल है बिथूट जो केरल ने चलाया है, तो ऑप्शन बी सही है, पहला गलत है। आइए समझते हैं क्यों गलत क्यों सही है। थल्लिकी बंधनम योजना 2025 की शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार के जो नायडू साहब है, बच्चों की स्कूल शिक्षा प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए, जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं क्लास 1 से लेकर 12 तक, तो उनके जो अभिभावक है या माता पिता है, उनको सालाना 15,000 प्रति बच्चा जो है रुपया देंगे। तो बताइए कितना अच्छा बात है। अगर किसी का 3 बेटी पढ़ रहा है, 3 बेटा पढ़ रहा है, 3 बच्चा पढ़ रहा है, तो उस पेरेंट्स को 45,000 रुपया साल के मिलेंगे। बच्चे भी खुश, माता पिता भी खुश, पढ़ाई भी खुश। तो ऐसा कुछ स्कीम चाहिए, है ना। इसके अलावा हाँ, दूसरा पॉइंट है 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केरल राज्य के जो सरकार है, वो उनके जो वन विभाग है, एक महत्वाकांक्षी वनीकरण पहल बिथूट की शुरुआत की है। इनकी जो है खांसी स्टार्ट हो गया बेटा तुम्हारा, है ना, जाकर दवाई पी लो। ठीक है, हाँ पी लियो तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। इसके अलावा जो है विश्व पर्यावरण दिवस, है ना, विश्व पर्यावरण दिवस 2025, ये बिथूट क्या है पता है ना? ये भाई एयर के माध्यम से जो बीज है वो जगह जगह पे मतलब गिराए जाएंगे, जिससे पर्यावरण को हरा भरा किया जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी दक्षिण कोरिया ने किया है। अब मेजबान देश कौन रहा विश्व पर्यावरण 2025 का? तो बताना, दक्षिण कोरिया। और इसकी थीम क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें। ठीक है, तो ये थे भैया आपके जो है। अच्छा, एक पॉइंट और है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाने की बात 1972 में सिर्फ जो है घोषित किए थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो 1973 में मनाया गया 5 जून को। हाल में ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीमावर्ती सितकिला गांव में सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत किया है, ये भी ध्यान रखना, है ना। सीमा पर्यटन पहल का जो है शुरुआत किया है, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। ठीक है भाई, सिपकिला दर्रा वाली गांव में। ठीक है, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करिए, है ना, और व्हाट्सएप पे जाइए, कंटेंट को छोटी सी फी अदा करके बाय कर लीजिए और सफल हो जाइए। ठीक है, पढ़िए वही जो काम की हो, बाद बाकी सब मोह माया है। जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। एक सेकेंड बेटू।